नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। और आज का टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो AMI कर रहे हैं। कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेटिक्स का एक पेपर होता है उसमें सेक्शन ए में, जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और वो पेपर वो कायदे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। मैंने और ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बचना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने अभी EMI कर रहे हैं या EMI के एग्ज़ाम को देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तब तो ये एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा सा कुछ मामलों में अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में बेहतर भी होगा। जैसे कि आप कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेटिक्स में ज़्यादातर पार्ट्स आपने डिप्लोमा में पढ़ रखा होगा, लेकिन डिप्लोमा में अगर आपका बैकग्राउंड सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा हो तो कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स का एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है। उसका सलूशन मैंने बहुत ही जद्दोजहद के बाद निकाला है। मैं 6-7 घंटे के अंदर आपको इतना टॉपिक कवर करा दूंगा कि आप कंप्यूटर और इन्फॉर्मेटिक्स में पास हो सकते हैं अगर केवल इन लेक्चर्स को आप सुन लें। और ये जो नोट्स मैं जिस नोट से पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही सेलेक्टेड नोट्स बनाई गई है। अगर ये आप अंत तक वीडियो को देखें, अगर ये नोट्स आपको पसंद आ जाएगी तो उसको लेने का तरीका आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स पसंद आएगी और चाहते हैं कि मैं रिवीजन के लिए नोट्स ले सकूं, तो उसको लेने का तरीके के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। और यकीन मानिए इस नोट्स में बहुत ही सिलेक्टेड पॉइंट हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। केवल 5 से 6 घंटे अगर आपने लगातार सुना तो मुझे पूरी उम्मीद है, और आपने थोड़ा सा भी अगर CCC लेवल तक का भी आपने कंप्यूटर का कोर्स करा हुआ है या थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपके पास है और आपने डिप्लोमा कर रखा हो, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको इतना आता होगा। उसके बाद की जानकारी जो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करने वाली है वो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सिलेबस के साथ। सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग में बहुत जीरो से करूंगा। जीरो का मतलब बहुत समझाना नहीं है, लेकिन मैं उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा जो एग्जाम में है, लेकिन वो चीज़ें रेयरली पूछी भी जा चुकी हैं। जैसे सबसे पहले मैंने डिस्कस किया कि कंप्यूटर बेसिक क्या है। कंप्यूटर इज अ मशीन दैट प्रोसेस द रॉ डेटा। देखिए, सबसे पहले एग्जाम को क्रैक करने से पहले ये समझ लीजिए कि आपके पास रिटेन एग्जाम है, लिखने के लिए कुछ शब्द होने चाहिए, कुछ वर्ड्स होने चाहिए। एग्जाम इंग्लिश में होना है तो हिंदी माध्यम के छात्रों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें, जो डिप्लोमा हिंदी में कर रखे हैं, खासकर यूपी बिहार इन सब स्टेट्स में जहाँ हिंदी में डिप्लोमा हो रहा है वहाँ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो इतना जान लीजिए, आपके पास वर्ड नहीं है कंप्यूटर के, तो सारे वर्ड का मतलब मैं समझाता चलूँगा। मैं आज पहले लेक्चर में आपको थोड़ा भले लंबा खींच दूँ इंट्रोडक्शन में कि मैं क्या करने वाला हूँ। इस पूरे में मैं वर्ड्स के मतलब समझाऊंगा, चीज़ों के मतलब बताऊंगा, ताकि आपको कुछ एक सूटेबल मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए, आपके मन में एक जगह बन जाए इसके लिए कि नहीं, मैं इसमें कुछ ना कुछ लिख सकता हूँ। जैसे बाकी सब्जेक्ट में लिख सकता हूँ तो इसमें भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का डेफिनेशन मैंने दे रखा कि कंप्यूटर इज अ मशीन दैट प्रोसेस द रॉ डेटा एंड गिव्स अस इंफॉर्मेशन और रिजल्ट। जाहिर सी बात है, आपने इसका मतलब समझ लिया होगा कि ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जो रॉ डेटा को प्रोसेस करके उसको इन्फॉर्मेशन या फिर रिजल्ट्स में चेंज करती है। और कंप्यूटर के पार्ट्स में हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके बारे में ये सब एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ, रेयरली कभी कभी ये पूछता है, रेयर कभी कभी किसी पार्ट में छोटा सा दे दिया। अब इनपुट डिवाइसेज हैं, उनका मेन काम क्या है, फीडिंग डेटा, मतलब डेटा फीड करना। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, जो डेटा को प्रोसेस करता है। और आउटपुट डिवाइस जो डेटा को डिस्प्ले करते हैं, चाहे किसी फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में करें या सॉफ्ट फॉर्म में करें। ठीक है, मेमोरी का क्या काम है, मेमोरी का काम यहाँ पे देखिए स्टोरेज लिखा है, वहाँ मेमोरी उसको काट दीजिए, वो मेमोरी बसेज नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा आप काटिएगा, मेमोरी का यहाँ कोई मतलब नहीं। बसेज, बसेज क्या होते हैं, बस मतलब वो जो वायर्स होते हैं ना, जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं, उनको बसेज बोलते हैं। वो बसेज आर बेसिकली इलेक्ट्रिकल पार्ट टू ट्रांसमिट डेटा। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो इलेक्ट्रिकल पाथ बनाए जाते हैं उनको बस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब वो जहाँ बैकअप के लिए आप कोई डेटा प्रोसेस किए हैं, रिजल्ट को अगर कहीं सेव करना चाहते हैं, तो दोज डिवाइसेज विच आर यूज टू स्टोर और डेटा और बैकअप इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट हो गए। अब इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के पार्ट के बारे में बात करें, तो सॉफ्टवेयर में देखिए क्या होता है। सॉफ्टवेयर, ध्यान से समझ लीजिएगा सब लोग, सॉफ्टवेयर के बारे में क्या बोला गया है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, किसी भी चीज़ को कोई चीज़ बताई जाए कि इसको ऐसे करना है, तो ये कई सारे इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है उनको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। यानी
और प्रोग्राम कई सारे जब मिला दिए जाते हैं तो सॉफ्टवेयर का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है ना। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है बंधु, तो आपको बेसिक चीज़ मालूम है कि उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हमें कुछ कोडिंग करनी पड़ती। कोडिंग का मतलब उनको कोई ऐसा थोड़ी सॉफ्टवेयर कि आप कुछ भी करेंगे वो करेगा, उसमें जो प्रोग्राम पहले से डाला गया है कि अगर आप ये इनपुट पाएँ तो ये परफॉर्म करें, ये इनपुट पाएँ तो ये परफॉर्म करें। तो इस चीज़ को जानने के लिए जो हम इंस्ट्रक्शन उसमें ऑलरेडी फीड करते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग उनके सेट्स को जो है प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम कई सारे जब मिलाए जाते हैं तो एक सॉफ्टवेयर प्रिपेयर होता है। एक सॉफ्टवेयर में कई सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर देख लीजिए, इस पूरे को सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन समझ लीजिए कि द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज प्रोग्राम एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट्स विद द कंप्यूटर इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर जो देखिए अभी डिटेल में इनको पढ़ना है, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेल डिस्कशन बाद में करना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में बच डाल दिया। दूसरा चीज़ है लैंग्वेज प्रोसेसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लैंग्वेज प्रोसेसर लगे होते हैं जो लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, और साथ साथ फिर तीसरे आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। अब इनमें कौन क्या क्या है जरा देख लीजिएगा। अब पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेट ऑफ प्रोग्राम विच हेल्प्स यूजर टू इंटरेक्ट विद द सीपीयू और कंप्यूटर इज नोन एज ओएस। इसका मतलब वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जो यूजर को कंप्यूटर से, कंप्यूटर इज़ अ हार्डवेयर और हम यूज़र हैं, जो हम उससे इंटरेक्ट कर पाएँ। इंटरेक्ट करने का मतलब उस तक मेरी बात पहुंचाना या उसके बात को मुझ तक पहुंचाने का काम जो सॉफ्टवेयर करता है, उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं? उस सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ओ एस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा चीज़ क्या है कि ओ एस अंडरस्टैंड। अब देखिए दूसरा चीज़ था लैंग्वेज प्रोसेसर। अब जो ओ एस समझता है, ओ एस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम तक बात पहुँचाता है, उसको हम कोई बात बोलते हैं। वो बात को कौन ओ एस तक पहुँचाता है? मतलब ओ एस में ऐसा क्या है प्रोग्राम में जो ओएस को कंप्यूटर की भाषा बताता है, तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर करते हैं या लैंग्वेज प्रोसेसर उस काम को करते हैं। देखिए ओएस अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जब प्रोग्रामिंग की गई थी तो कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर का जनरल मतलब डिजिटल कंप्यूटर से होता है, ठीक है। मतलब पहले कंप्यूटर बनाए गए थे तो बहुत सारे कंप्यूटर मतलब कंप्यूटेशन वाला जो काम करता था, लेकिन जब डिजिटल कंप्यूटर बना तो वो डिजिट को समझता था। डिजिट मतलब 0 और 1 के फॉर्म को ही केवल समझता था। तो इस हिसाब से जो ओएस है, जो पहली प्रोग्रामिंग डाली गई थी, कंप्यूटर को कुछ समझाना हुआ था, तो उसको मैं नहीं बोल सकता था, वो 0 1 के फॉर्म में उसको भेजा गया था पूरा इंस्ट्रक्शन। तो बहुत लेंदी हो गया था, छोटा सा प्रोग्राम लिखने के लिए 0 1 के फॉर्म में बहुत टाइम लगा। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसे लैंग्वेज प्रोसेसर निकाले जो हमारी लैंग्वेज को बदल सकते थे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि हमें कम काम करना पड़े और वो लैंग्वेज कंप्यूटर तक पहुंच जाए। तो उन सॉफ्टवेयर्स को जो हमारी लैंग्वेज को या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। हमारी लैंग्वेज का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम जनरली यूज करते हैं, कुछ असेंबली लैंग्वेज होती हैं, उनको चेंज करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। तो देखिए ओएस अंडरस्टैंड द प्रोग्राम्स रिटन इन सिंपल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर समझता है, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर इज द सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स और चेंज द हाई लेवल लैंग्वेज और द असेंबली लैंग्वेज इन सिंपल मशीन लैंग्वेज। आप समझ गए कि वो जो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर होता है वो क्या करता है। तीसरा चीज़ होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑल द सॉफ्टवेयर विच आर स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन। मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल पर्पज से बनाए गए हैं, किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया। लाइक फोटोशॉप इज स्पेशली यूज टू एडिट फोटोज़ और रिसाइज फोटोज़, क्रॉप फोटोज़। मतलब दिस ऑल मीन्स एडिटिंग फोटोज़। मतलब आप फोटोशॉप का यूज किस लिए करते हैं? एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर के। तो वो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज स्पेशली एप्लीकेबल टू एडिट फोटोज़, ठीक है। और आपने समझ लिया कि ये क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कंप्यूटर जनरेशन। अब ये रेयर क्वेश्चन है लेकिन आता है। मैं अभी जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो भी आएंगे, 6 7 लेक्चर में पूरा मैं ख़त्म कर दूंगा। जो अच्छे अच्छे टॉपिक हैं सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर से आ जाते हैं हम लोग, कंप्यूटर जनरेशन को पढ़ना शुरू कर देते हैं। कंप्यूटर जनरेशन क्या है, और कंप्यूटर जनरेशन से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसमें AMI में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा, कंप्यूटर जनरेशन में क्या होता है। ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड चिप्स में क्या अंतर है, वो बाद में मैं आपको समझा दूंगा। बस इतना जान लीजिए, उस ऊपर वाले इस पोर्शन का जो मतलब है, ये पूरा पोर्शन जो ऐसे हाईलाइट किया गया है, उसका मतलब बस इतना है कि ट्रांजिस्टर से जब हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स बनाए थे और फिर उससे माइक्रो प्रोसेसर पे बन गए थे। क्योंकि देखिए असल में हमने पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर बनाया था, उसके बाद दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरे जनरेशन में IC और चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। इन सब के दौरान इनको देखिए एरो से दिखाया गया है कि ट्रांजिस्टर से हम लोग कहाँ गए,
ट्रांजिस्टर के बाद हम लोग कहाँ गए, फिर ट्रांजिस्टर के बाद आईसी चिप्स पर गए, आईसी चिप से माइक्रो प्रोसेसर पे गए। इनको जाने का मतलब हुआ कि इस दौरान हुआ क्या, जाने के दौरान बस एक चीज़ हुई कि देखिए साइज जो है बड़ी थी काफ़ी इधर, तो साइज इधर की तरफ बढ़ी है, मतलब ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर की साइज बड़ी थी, इंटीग्रेटेड की उससे छोटी, माइक्रो प्रोसेसर, और स्पीड और रिलायबिलिटी देखिए इस डायरेक्शन में बढ़ी है। स्पीड और रिलायबिलिटी का मतलब जो कंप्यूटर आगे के जनरेशन में थे उनकी स्पीड और रिलायबिलिटी क्या थी, बहुत अच्छी थी। ये सब जो बेसिक है ना, आप लोगों ने ऑलरेडी बेसिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन चिंता मत करिए, ऐसे जरूर क्वेश्चंस आएंगे जो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि ये कितना वैल्यूएबल होने वाला है, आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें, ठीक है। जैसे ही मैं बेसिक सेट के नेटवर्किंग पे पहुंचूंगा सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नेटवर्किंग का पार्ट, डीबीएमएस का पार्ट और मैनेजमेंट का पार्ट, बहुत सारे पार्ट इसमें ऐसे हैं जो आपको परेशान करने वाले हैं, जिनको मैं इजीली एलेबोरेट कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपने फटाफट देख लिया कि बेस्ड ऑन थर्मिक वैल्यू टेक्नोलॉजी, थर्मिक वॉल्व टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, थर्मिक वॉल्व टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, ये वॉल्व है, वैल्यू नहीं है, वॉल्व है, तो बेस्ड ऑन थर्मिक वॉल का मतलब इसमें वैक्यूम ट्यूब लेके उसको बर्न करा करके उस बेसिस पे ये काम करता था। अब देखिए उसका पूरा आपको सिस्टम नहीं समझना है, लेकिन आपको ये इतना बस याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, जिसमें हम लोग थर्मिक वॉल टेक्नोलॉजी यूज करते थे। और उसके साथ साथ इसमें खास बात की थी, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, कोई मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन नहीं होती थी उसमें। देखिए लिखा है नो ओएस एंड मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन वॉज रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद देम, मतलब इन कंप्यूटर्स के लिए कोई मशीन लैंग्वेज, बेसिकली इनका डिजिटाइजेशन ही नहीं हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर बने थे उनका कोई डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था। आगे बोला है कि फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर वॉज यहाँ पे देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी डिजिटल कंप्यूटर जो है वो जो बनाया गया, उसका नाम वो 1946 में डेवलप किया गया, और उसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आपने सुना होगा एनईएक का नाम। देखिए कई बार आपको ऑब्जेक्टिव में, ये तो मैं चलिए एमआई का पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपने कई बार ऐसे पढ़ा होगा ट्रिपल सी वगैरह के एग्जाम में कि फर्स्ट कंप्यूटर आज अबैकस, अबैकस वाज नॉट फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, अबैकस वाज फर्स्ट कैलकुलेटिंग या कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस अलग था और डिजिटल कंप्यूटर अलग था। एनी डिवाइस दैट कैन कंप्यूट समथिंग इज कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइस, बट द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वाज एनीएक। एनीएक वाज डेवलप्ड इन 1946 and full form of ENIAC was electronic numeric integrator and calculator। तो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है तो ENIAC है, और फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस है तो अबैकस का नाम लिया जाता है अक्सर, ठीक है ना। नीचे एक लाइन लास्ट में लिखी है नॉट सो मच सक्सेसफुल। मैं तो पॉइंट्स में इनको बोल दिया हूँ, लेकिन आपको जब आएगा तो आप इनको डिटेल में समझा दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है आगे चीज़ें कि इसको किसने बनाया था, तो देखिए यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं कि ये बार्डिन एंड बैराटिन ने, इन्होंने कहा था कि ट्रांजिस्टर जो है वो सब्स्टिट्यूट हैं वैक्यूम ट्यूब्स के, मतलब वैक्यूम ट्यूब्स की जगह हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं, ये इनके सब्स्टिट्यूट्स हैं। और ट्रांजिस्टर वेयर मच मोर रिलायबल, ये ट्रांजिस्टर जो थे वो रिलायबल थे एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, सिंस दे हैड नो फिलामेंट टू बर्न, क्योंकि उसमें किसी फिलामेंट को बर्न नहीं कराया जाता था। बर्न नहीं कराया जाता था मतलब उसमें कोई रिलायबिलिटी बढ़ रही थी, उसका स्पीड तेज हो रहा था, वो स्पेस कम ले रहा था, उसके अंदर सारी चीज़ बढ़ रही थी, और उसका साइज क्या हो रहा था, कम हो रहा था। दैट इज ऑल अबाउट सेकेंड जनरेशन। अच्छा एक कॉमन चीज़ मैं बता दूं आपको, सारे जनरेशन में यही तो इंप्रूवमेंट होगी, आगे किसी भी जनरेशन में जाएंगे तो बताइए ये चीज़ें तो हमेशा होंगी। रिडक्शन इन साइज ऑफ कंप्यूटर तो ये कॉमन चीज़ है, रिडक्शन इन साइज ऑफ कंप्यूटर। आप सेकंड थर्ड जनरेशन में जाएंगे तो साइज और रिड्यूस होगी। रिडक्शन इन पावर कंजप्शन, जो पावर कंज्यूम कर रहा है यानी बिजली ले रहा है वो भी कम लेने लगेगा। हायर रिलायबिलिटी, रिडक्शन इन कंप्यूटेशन टाइम, मतलब टाइम कम लेगा कंप्यूटेशन में। एंड द लास्ट थिंग इज कॉस्ट रिडक्शन, मतलब कॉस्ट भी इस कंप्यूटर की काफ़ी कम हो चुकी थी सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं थर्ड में एक खास चीज़ हुई, ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉन्चिंग हो गया कि अब कंप्यूटर के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया। अब इनके बारे में देखा गया कि जो ट्रांजिस्टर थे उनसे भी बेहतर जो काम कर रहा था वो कौन था। अच्छा इनका डेट याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसका जो एज माना जाता है वो काफ़ी पहले का एज है, देखिए 46 टू 55, फिर देखिए 10 ईयर्स के लगभग डिफरेंस पर 55 टू 6, मतलब एक 45 से भी अगर आप लगा के याद रख लें तो फर्स्ट 46 में आया था जो एनीएक था। अब एनीएक के बाद से 10 साल लगभग मान के लीजिए 8-9 साल तक चला ये। फिर उसके बाद अगला जनरेशन आया जो 1955 से 65, फिर देखिए अगला जनरेशन 65 से 75, इस टाइप से 10 ईयर्स का। अब ये एक चीज़ मैं आपको मज़े की बात बता दूँ, एग्जामिनर इस पर फोकस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो इम्पैक्ट इसका अच्छा जाएगा, ठीक है। एक चीज़ जान लीजिएगा,
आईसी कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बनाने के लिए बेसिकली कैपेसिटर, रजिस्टर और आपके ट्रांजिस्टर, इन्हीं सब का यूज करके एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया जाता है। लेकिन जो आईसी चिप्स होता है, आईसी चिप मतलब समझते हैं, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब वो ऑलरेडी इंटीग्रेट करके जोड़ा हुआ सर्किट है, उसमें वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो एक ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को मिला के बनाई जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें आईसी चिप में अकेले पाई जाती हैं। तो आईसी बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जो बने कंप्यूटर थे वो काफ़ी चीज़ों को एक साथ अपने अंदर ऑक्यूपाई करते थे, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को, इसलिए वो काफ़ी सक्सेसफुल थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो एक तरह से इवॉल्व किए हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमको उसका मिला, कि मतलब अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। ठीक है, तो इनमें क्या फीचर्स था, मेन चीज़ जो है वो आईसी बेस्ड टेक्नोलॉजी था, स्मॉलर इन साइज, लोअर पावर कंजप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूज़र इंटरफेस, ये चीज़ मेन चीज़ हुई थी। देखिए बाकी चीज़ें तो आपको कॉमन मिली, लेकिन एक चीज़ जो खास हुई थी वो ये हुई थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर यूज़र इंटरेक्शन, मतलब हमें अब सिस्टम से इंटरेक्ट होने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल चुका था। उसके साथ साथ मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट मिला था। मल्टीटास्किंग का मतलब कई लोग एक साथ काम कर सकते थे। उसके बाद एक और अच्छी चीज़ हुई कि कमर्शियल प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट, मतलब ये कंप्यूटर अब केवल बड़े बड़े लोग ही नहीं बनाते थे, अब छोटी छोटे लोगों तक भी कंप्यूटर पहुंचना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इसका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। पहले कंप्यूटर्स का यूज केवल साइंटिफिक फील्ड में होता था, आम आदमी के हाथ में कंप्यूटर नहीं होते थे, लेकिन अब क्या था, इनका कमर्शियल प्रोडक्शन होना शुरू हो गया था। तो बहुत तेज़ी से ये क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। ठीक है, अब फोर्थ जनरेशन में आप जानते ही हैं कि फोर्थ जनरेशन ही हम लोग इस समय यूज कर रहे हैं, और फिफ्थ जनरेशन की तरफ अब बात करें जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बात कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर में सेंसिंग इतनी तगड़ी होगी कि वो हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम फोर्थ जनरेशन में सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को आपस में मिला करके, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इंटीग्रेट किया गया, मतलब जोड़ा गया आपस में, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसमें एमएसआई या फिर वीएलएसआई। एमएसआई का मतलब क्या होता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, या फिर वीएलएसआई का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके, देखिए पिछले आईसी चिप्स का हमने यूज किया था, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसमें 1 लाख ट्रांजिस्टर, देखिए क्या लिखा है उसमें, पूरे को पढ़िए, मीडियम टू वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। उसमें समझाया गया कि टेक्नोलॉजी पैक्ड अबाउट लैक ट्रांजिस्टर इन अ चिप, एक चिप में इतना ज़्यादा इंटीग्रेट किया गया उनको कि एक चिप में 1 लाख ट्रांजिस्टर लगाए गए और बनाया गया। और मेन फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो था वो क्या था, फोर्थ जनरेशन में क्या क्या चेंजिंग हुई, लगभग देखिए कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसमें आईसी बेस्ड टेक्नोलॉजी था। सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसमें मेमोरी डिवाइसेस भी हम लोग जोड़े, जो मेमोरी थी उसका भी यूज हुआ। वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब साइज में ये कंप्यूटर काफ़ी स्मॉल हो चुके थे, साथ साथ उनमें हाई स्पीड थी, एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चुका था, और लो कॉस्ट प्रोडक्शन इसमें बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की फटाफट बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखिए ये सब बहुत पहले से पढ़े हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड। अब डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, तो जो डिजिट पे काम करता है। एनालॉग मतलब जो मैनुअल डेटा को लेता है एनालॉग के फॉर्म में। हाइब्रिड मतलब जो दोनों को काम में करता है। हाइब्रिड का बेसिकली मतलब होता है ये क्या करता है, न्यूमेरिक डेटा और एनालॉग सिग्नल, मतलब सिग्नल तो एनालॉग के फॉर्म में लेता है, लेकिन जो डेटा शो करता है वो न्यूमेरिक डेटा दिखाता है आपको, इसलिए बड़ा ही सक्सेसफुल रहा है। क्योंकि जितने भी साइंटिफिक काम होते हैं, जितने भी मेडिकल फील्ड में आज यूज हो रहे हैं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देखिए आपकी धड़कनें मापनी हो, चाहे आप पल्स या कुछ भी, तो वो एनालॉग डेटा है एक तरह का, वो मैनुअल, वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है और आपको आंसर किस में दे रहा है, डिजिट में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में क्या खास बात थी, देखिए ये एनालॉग फॉर्म, मतलब लाइक वॉच है, थर्मामीटर है, ये सब एनालॉग हैं। थर्मामीटर का पारा देख के आप, या घड़ी की सुई देख करके आप अंदाजा लगा लेते हैं कि वो कहाँ है, वो डिजिट में काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो कंप्यूट कर रहा है टाइम को। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर, बट इट इज अ काइंड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एंड हाइब्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर. We especially have to talk about digital computer, and digital computer is nothing but the computer which works at the principle of digitization, मतलब जो डिजिटाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करे डिजिटल कंप्यूटर है. दैट मीन्स द इनपुट और आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 and the operating system will show us the result in our prefer mode like CUI और GUI. तो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर में 4 टाइप होते हैं, कौन कौन से, और ये टाइप इनकी क्षमता के आधार पर बताए गए हैं। डिजिटल कंप्यूटर को वैसे बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इनकी क्षमता के आधार पे, इनकी कैपेबिलिटी के आधार पे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, और देखिए इनकी साइज और क्षमता के आधार पर, देखिए ये एरो बना हुआ है,
ये एरो नीचे की तरफ दिखाया गया है, साइज एंड परफॉर्मेंस के आधार पर नीचे बढ़ता जा रहा है, मतलब जितना नीचे आएंगे उनकी साइज और परफॉर्मेंस क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है जिसको हम लोग पीसी भी बोलते हैं। और इसके अंदर मेन बात, मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं कर रहा हूँ, केवल एक एक दो दो लाइन मेन बात जो है वो लिख दे रहा हूँ। इट्स अ CPU इज अ माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड साइज इज जनरली 8 to 32 बिट। इसका मतलब है कि इसमें जो वर्ड साइज होती है, जैसे आप अपना कंप्यूटर खरीदते हैं ना कि कितने बिट का है वर्ड लेंथ, उसका चेक करते हैं, तो वो 8 to 32 बिट। आजकल तो आप अच्छे अच्छे साइज के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि जब इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रो, तो उसमें हम लोग 8 to 32 बिट के कंप्यूटर का यूज करते थे और उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता था। मिनी कंप्यूटर जाहिर सी बात है इसके तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी, और इसमें वर्ड लेंथ भी क्या होगी, इसकी थोड़ी सी बड़ी होगी। तो देखिए, ग्रेटर अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। वर्ड लेंथ इज जनरली, क्या लिखा है, वर्ड लेंथ इज जनरली 32 और एबव। मतलब अब जाहिर सी बात है, माइक्रो मिनी के बाद मेन फ्रेम आएगा, मेन फ्रेम का वर्ड लेंथ 64 बिट के आसपास होगा, और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इनसे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या कह रहा है, a mainframe computer is a large and powerful system with a vast amount of memory and storage space. Word length जनरली 64 बिट। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्त, अभी तक आप हो सकता है थोड़े से बोर हो रहे हो, लेकिन क्या करेंगे, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उनका भी काम हो जाए जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अभी चीज़ों को बस आप ना बस लिखने के लिए वर्ड्स ढूंढते जाइए। जो लोग इन चीज़ों को पढ़े हुए हैं लेकिन हिंदी में पढ़े हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात है, आपको पेपर तो इंग्लिश में देना होगा, तो आप अच्छे अच्छे वर्ड सुनते जाइए, जिनको इंक्लूड करके आप अपनी कॉपी को, AMI में जो कॉपी लिखते हैं, अगर उनको आप प्रभावशाली इफेक्टिव बना पाएँ, उनके लिए मैं वर्ड इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ पढ़ाने। ये कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ाने का उद्देश्य वर्ड से इंट्रोड्यूस कराना है। एक बार आप अच्छे अच्छे वर्ड सीख गए, उनका यूज करने लगे ना, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे अपने एग्जाम में। तो मेन फ्रेम क्या आपने समझ लिया, आप सुपर कंप्यूटर को देख लीजिए। Can process billions of instructions per second, applied mainly for high-tech applications like nuclear research, space exploration and similar to that। मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे स्पेस में आपका एक्सप्लोरेशन हो रहा है, मतलब चीज़ें ढूंढी जा रही हैं, और न्यूक्लियर रिसर्च हो रही है, उसमें सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। बहुत सारे, बहुत हाई स्पीड होती है, स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। और जो भारत में बनाए जाने वाले सुपर कंप्यूटर हैं, उनका नाम है परम एंड अनुराग। ये दो ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है। ठीक है, ये सब CCC लेवल के डेटा स्टोर करने वाले काम मत करिएगा, आपको इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये रिटन एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया गया नोट्स है, ये आपके CCC या फिर किसी कंप्यूटर एग्जाम में कॉम्पिटेटिव में काम नहीं करेगा, लेकिन रिटन एग्जाम में बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आपको मिला दूंगा। एक टर्म आता है, एक कंप्यूटर, ऐसे मैंने इसको रैंडम लिख दिया है, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, एम्बेडेड मतलब होता है जब कोई कंप्यूटर का काम कंप्यूट करना ना हो, लेकिन वो किसी मशीन के साथ जुड़ा हुआ हो, इस टाइप से कि वो रिजल्ट्स को शो करने में या प्रोसेस करने में काम करे। ठीक है, बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो काम मशीन से हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, उसके साथ में लगा होता है, वो इम्बेड होता है उसके अंदर। ठीक है ना, वो कंप्यूटर से इनपुट आउटपुट नहीं लेना है। लेकिन इम्बेडेड का मतलब देखिए, दे आर द पार्ट ऑफ एनी अदर मशीनरी डिवाइसेज, दे एग्जीक्यूट प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड इन द नॉन वोलाटाइल मेमोरी, लाइक CNC मशीन का एग्जाम्पल दिया गया है। अब CNC मशीन आपने, जब अगर आप पेपर दे रहे हैं MI का, तो आपने CNC मशीन को पढ़ा होगा किस में, मैन्युफैक्चरिंग वाले टॉपिक में। मैन्युफैक्चरिंग आपने अगर पढ़ी होगी तो उसमें CNC मशीन को पढ़ाया गया था। तो CNC मशीन्स वो होती थी जो बहुत सारे बड़े लेवल पे मशीन्स होती थी। उन मशीन्स को हम लोग क्या करते थे, आपस में जोड़ करके बड़ा प्रोजेक्ट पर काम किया जाता था CNC मशीन्स में। तो ये इनका एग्जाम्पल केवल CNC मशीन ही नहीं है, बहुत सारे ऐसी मशीन है। जैसे मान लीजिए आप एक थर्मामीटर यूज कर रहे हैं, जो डिजिटल थर्मामीटर है। ठीक है, आपने उससे चेक किया, तो बेसिकली उसका काम टेम्परेचर बताना होता था, लेकिन उसमें एक छोटा सा कंप्यूटर है जो आपको आउटपुट के फॉर्म में आपके बॉडी का टेम्परेचर बता रहा है। तो वो एक तरह का उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर है, जिसको इनपुट आप दे रहे हैं एनालॉग फॉर्म में, और उसको वो अंदर ही प्रोसेस करके दिखा रहा है। तो ऐसे कंप्यूटर जो किसी मशीन के पार्ट होते हैं, जैसे टोटल स्टेशन है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो जिसमें आप डेटा वगैरह सारा कुछ मतलब ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और वो आपको डिजिट के फॉर्म में आंसर दिखा रहा था, वो एम्बेडेड कंप्यूटर होते हैं उसमें, जिनका काम बेसिकली इनपुट देके वो करना नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप मतलब प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो एम्बेडेड कंप्यूटर की डेफिनेशन आप देख लीजिए कि दे आर द पार्ट ऑफ एनी अदर मशीन। वो बेसिकली अपने आप में कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो किसी मशीन के पार्ट होते हैं, और वो एग्जीक्यूट का मतलब जानते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट का मतलब किसी चीज़ को प्रोसेस करके बाहर लाने को एग्जीक्यूट करना कहते हैं। तो हमेशा ध्यान लीजिएगा, कोई भी कंप्यूटर में जो फाइनल रिजल्ट दिखाता है, वो किसी डेटा को एग्जीक्यूट ही करता है। तो इस शब्द का मतलब जानते रहिएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन क्या होता है।
इफ़ अ नंबर ऑफ, अब देखिए कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इफ़ अ नंबर ऑफ कंप्यूटर आर नेटवर्क्ड, वन कैन एक्सेस एनी डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर प्रोवाइडेड परमिशन टू एक्सेस डेटा इन द रिमोट कंप्यूटर इज़ अवेलेबल। इसका मतलब समझिएगा, सीधे कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं कि अगर देखिए लिखा है कि इफ़ ए नंबर ऑफ कंप्यूटर, मतलब यदि कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में नेटवर्क कर दिया जाए तो हम लोग इनमें आपस में सारे कंप्यूटर में जो डेटा है उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है जिनके बीच में ये नेटवर्क किए गए हैं। मतलब अगर हमारे कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जोड़ दिए जाएँ तो हम एक दूसरे के डेटा को एक्सचेंज या फिर शेयर कर सकते हैं। यही नेटवर्किंग की मेन कहानी है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा जान लीजिएगा कि नेटवर्क की ज़रूरी नहीं है कि हम, अब जो कहेंगे सर हमारे कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है, देखिए इंटरनेट के थ्रू अगर आपने इंटरनेट कनेक्ट किया तो आप सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, मेन सर्वर से, और आप दुनिया भर के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कुछ भी ऐसा नेटवर्क की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। ये कनेक्शन वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, सारी जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नीचे क्या लिखा है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। मतलब अब यहाँ पे नेटवर्क की डेफिनेशन लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। द इंटरकनेक्शन में बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे चीज़ों को समझिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले ऊपर का मतलब समझ गया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कई सारे इंटरकनेक्टेड मतलब जो स्वतंत्र रूप से कई कंप्यूटर हैं उनको आपस में जोड़ दिया गया, तो इस सिस्टम को ही, कलेक्शन को ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। द इंटर कनेक्शन में बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब ये कनेक्शन चाहे तो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। अब डायरेक्ट क्या होता है, इसमें देखिए नीचे लिखा है, इन डायरेक्ट कनेक्शन टू और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक थ्रू वायर्स। वायर्स मतलब वायर से जोड़े जाएंगे, ट्विस्टेड पेयर केबल से, कोएक्सियल केबल से और ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, इनके बारे में डिफरेंस लिखने के लिए आ जाता है, या कई बार केबल्स के बारे में लिखने के लिए आता है कि कौन कौन से केबल नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट में देखिए इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि देखिए लिखा गया इन इनडायरेक्ट कनेक्शन द लिंकेज इज थ्रू। लिंकेज मतलब जो लिंक होता है, इस थ्रू मतलब किसके थ्रू होता है, माइक्रोवेव्स या कम्युनिकेशन सैटेलाइट। मतलब जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो हम तो वायर से जुड़े नहीं रहते हैं, तो फिर हम अपना सिग्नल भेजते हैं जो माइक्रोवेव के थ्रू या सैटेलाइट पर भेजते हैं, और सैटेलाइट उनको ट्रांसमिट करता है जिन तक वो इन्फॉर्मेशन या डेटा पहुंचाना होता है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे कि नेटवर्क दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप के इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन अस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस यही है कि दो और दो से अधिक कंप्यूटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट किए जा सकते हैं, और वो अगर कनेक्ट हैं तो वो आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं। इस CTS का बहुत बड़ा मतलब है, नाम है सिविल टेक सोल्यूशन, जो चैनल का नाम है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, और ये हम बात करेंगे इनके क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल स्प्रेड। देखिए नीचे लिखा गया है कि कंप्यूटर नेटवर्क एज डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया कि कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। तो आगे देखिए, नेटवर्क में भी वेरी, मतलब नेटवर्क जो है वेरी कर सकता है किसकी, तो इन टर्म्स ऑफ साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड जोग्राफिकल स्प्रेड। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे कि कौन आसान है, कौन कठिन है, या फिर साइज के आधार पे या जोग्राफिकल स्प्रेड के आधार पे इनको पूरे नेटवर्क को बांटा जाता है। तो हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल स्प्रेड। मतलब जोग्राफिकल स्प्रेड के आधार पे हम बात करने जा रहे हैं। पहला कौन सा है उसमें, लैन, दूसरा मैन और तीसरा वैन, ठीक है ना। नाम पहले से आप परिचित होंगे, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लोकल एरिया नेटवर्क, उसमें भी दो होते हैं, वायरलेस एंड वर्ड, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। जाहिर सी बात है, जो सबसे कम एरिया पे काम करता है, एरिया जोग्राफिकल स्प्रेड मतलब इसका भौगोलिक फैलाव के आधार पे ही तो बांटा गया है कि कौन ज़्यादा फैला हुआ है। तो लैन बहुत लिमिटेड एरिया में काम करता है, विद इन ऑफिस और बिल्डिंग, ऐसा कह सकते हैं आप। पहला जो लैन है उसके बारे में बोला गया है कि अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स लोकेटेड इन ए कन्फाइंड एरिया। कन्फाइंड मतलब एक बंधा हुआ या लिमिटेड एरिया, सच एज एन ऑफिस, अ बिल्डिंग और अ
campus is called local area network. The basic purpose of LAN is to share resources मतलब देखिए LAN का बेसिक प्रोसेस होता है रिसोर्स शेयर करने का। रिसोर्स मतलब देखिए एक चीज़ होती है डेटा शेयर करना और एक चीज़ होता है रिसोर्स शेयर करना। डेटा शेयर करने का मतलब होता है हमने इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया, कुछ अपलोड किया तो हमने डेटा शेयर किया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ऑफिस में एक ही प्रिंटर है और प्रिंट करते समय सबका अलग अलग प्रिंटर ना होके सबके कंप्यूटर को उस प्रिंटर से कनेक्ट कर दें। तो भाई हमने रिसोर्स शेयर किया। रिसोर्स मतलब हमने प्रिंटिंग के लिए सेम ही सोर्स का यूज किया, तो हमने रिसोर्स को शेयर किया। तो या फिर हमने मॉडेम एक ही यूज करना है तो एक ही मॉडेम से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो फिर हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने उस रिसोर्स को शेयर किया। तो बेसिकली जो लैन होता है वो छोटे ऑफिस में या कन्फाइंड एरिया में रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला दूसरा है मैन, अ नेटवर्क स्प्रेड ओवर एन इंटायर सिटी। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक कोई बड़ी सिटी के अंदर फैला हुआ नेटवर्क जो होता है उसको आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। जैसे आपका केबल देखे होंगे आप, जहां आप पहले, आजकल तो डिश टीवी ये सब चल रहे हैं, पहले केबल वाले चलते थे। केबल मतलब मंथली आप देते हैं पैसा, वो आपके घर में मतलब केबलिंग करके आप तक चैनल पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये बताइए केबलिंग करने वालों का क्या सिस्टम है। वो एक केबल वाला एक सिटी ले लेता है अपने जिम्मे कि इस सिटी का टेलीविज़न सिस्टम मैं देखूंगा, वो केबल फैला देता है। तो केबल वाला जो सिस्टम है टेलीविज़न का, वो मैन का एक तरह से एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भी डेटा शेयर हो रहा है और वो एक सिटी के अंदर काम कर रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि केवल नेटवर्क का मतलब यही होता है कि आप केवल उनका कर पाएँ। ठीक है, ये सारे हर तरह के डेटा शेयरिंग की बात करता है। दूसरा है कि द वाइड एरिया नेटवर्क, अब वैन के बारे में बात कर रहे हैं। द वाइड एरिया नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर्स इज सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस ऑफ 150 टू 1000 किलोमीटर, 100 टू 1000 किलोमीटर। तो उसके बाद अगर हम लोग देखें कि एक बड़े एरिया पर जब काम करना रहेगा तो हम लोग इसका यूज करते हैं वैन का। दो वैन्स आर नॉर्मली यूज टू लिंक कंप्यूटर्स फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट एक्सचेंज। इसका मतलब जो वैन होते हैं बहुत बड़े मात्रा में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए तेज़ी से यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब आगे का टॉपिक जो हम लोग को दोस्त पढ़ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और फिर उसमें केबल्स के बारे में। देखिए ये सारे केबल हैं, केबल के बारे में डिटेलिंग करनी है, तो इसके बारे में हम लोग अपना अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाइए और पढ़ते जाइए, आसान होती जाएंगी चीज़ें, बस वेट करिए, सारा खत्म हो जाएगा धीरे धीरे।